जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमको आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करना है, जो भी है मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करना है। रेगुलर पढ़ना है कोई भी कार्य। ये मत सोचो कि आज हम आराम कर लें। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप आराम कर रहे हो तो दूसरा भी लड़का आराम कर रहा हो। अगर आप 5-6 घंटे रेगुलर निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने कुछ दिन बाद जरूर आएगा। पहले चीज़, माता पिता की गरीबी को देखिए कि वो माता पिता कैसे संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं। एक रिक्शा चालक फटे पुराने कपड़े बेशक पहन करके अपना रिक्शा चलाता है, लेकिन अपने बच्चों का पेट अच्छे से भरता है और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, ताकि मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में कि माँ जब अपने बच्चे को गोद लेती है तो वो इस हिसाब से रखती है कि बच्चा जहाँ माँ की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसका बच्चा देख सके। लेकिन पिता जो है हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके रखता है, ताकि जहाँ तक उनके पिताजी नहीं देख सकते हैं उनके बच्चे वहाँ तक देख सकें। पिता का हमेशा सपना यही होता है कि जो काम हम नहीं कर सके वो हमारा बेटा जरूर करेगा, हमारा बेटा हमसे आगे हमारा नाम करेगा। तो माता पिता की मजदूरी और मेहनत की ये कहानी होती है। उन्होंने मेहनत किया आपके लिए, अपने तन का कपड़ा नहीं सही लेकिन आपको अच्छा पहनावा देते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा भोजन देते हैं और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो अपने लिए ना सही अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़िए और मेहनत करिए। आज हम पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं नोट करते रहिएगा। जनगणना पढ़ेंगे आज हम। जनगणना जनगणना पहले चीज ये है कि हम 7वीं अनुसूची में बताए थे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। अब देखना इसके बाद कि जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी कहते हैं जनगणना के अध्ययन को। अब पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन बन सकता है, जनगणना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 246, 246 में बताया गया है जनगणना के विषय में, अनुच्छेद 246 में। अब देखना कि जनगणना तो संघ सूची का विषय है, जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अब देखना कि आधुनिक विश्व की जनगणना कराने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? आधुनिक विश्व की पहली जनगणना, आधुनिक विश्व की जो पहली जनगणना हुई है वो स्वीडन में हुई है 1749 में। जनगणना 1749 में हुई है स्वीडन में। अब देखना कि जो पहली आधुनिक विश्व की जनगणना हुई है वो कहां पे हुई? स्वीडन में। जनगणना अगर पूछा जाए कि किस सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 में बताया गया है कि जनगणना। अब आगे देखिएगा, पहली दशकीय जनगणना जो की गई, 10 वर्षों में होती है ना जनगणना, तो पहली दशकीय जनगणना, जो पहली दशकीय जनगणना हुई है वो हुई है 1790 में अमेरिका में। 1790 अमेरिका में। अमेरिका में कब हुई? 1790 में। देखो, आधुनिक विश्व की जनगणना पूछा जाए कि सबसे पहले जनगणना करने वाला देश कौन सा है तो स्वीडन है, 1749 में किया था। अब दशकीय जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई। अब आते हैं हम भारत देश में। भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना। अब भारत की जो पहली जनगणना हुई है,
भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में। ये जनगणना तो कर दी गई, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं हुई। अगली जनगणना पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना कब हुई? नियमित रूप से पहली जनगणना भारत में तो लिखना 1881 में हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित रूप से अगर जनगणना पूछी जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब अगला क्वेश्चन और इसी से बनेगा कि पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई? पहली जाति आधारित जनगणना, पहली जाति आधारित जनगणना, अगर पहली जाति आधारित जनगणना पूछा जाए तो 1931 में हुई। पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। अब और आगे बढ़ेंगे हम तो जानेंगे कि जनगणना, देखना पहले कि जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अनुच्छेद 246 में जनगणना का उल्लेख है। अगर पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में हुई। नोट कर लीजिए जो नोट करने वाले पॉइंट हैं। अब पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में हुई। 1951 में। जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। लेकिन स्वतंत्र भारत, जब हम स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 के बाद की पहली जनगणना पूछी जाए तो 1951 में। अब जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी, ये कौन थे? जनगणना आयुक्त। तो पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। अब देखो अगला क्वेश्चन और कहां से बन सकता है। पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में। अगला पूछा जाएगा कि जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? तो R.A. गोपाल स्वामी। भारत की 15वीं जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई, अगर पूछी जाए भारत की कौन सी जनगणना है तो 15वीं जनगणना। भारत की 15वीं जनगणना, भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई, भारत की तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना। अब कब हुई है? 2011 में। अब देखना कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, अब 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो लिखना सी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त। कब के? 2011 के। पूछी जाए 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर पूछी जाएगी तो 7वीं जनगणना है। अब देखना इसका जो
शुभंकर बनाया गया, शुभंकर 2011 की जनगणना का शुभंकर, जो शुभंकर बनाया गया, लिखना प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका क्या है? एक बालिका, जो एक स्टूडेंट है बालिका, वो अपने हाथ में किताब, एक कॉपी या किताब लिए हुए है, उसे ही कहते हैं प्रगणक शिक्षिका। ठीक, तो प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर 2011 की जनगणना का क्या हुआ? प्रगणक शिक्षिका। देखो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जनगणना से, तो इस वजह से ध्यान देना कि शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का। अब देखना कि जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अब इसका शुभंकर तो प्रगणक शिक्षिका रखें, लेकिन आदर्श वाक्य देख लेना, आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य क्या रखें? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखो 2011 की जो जनगणना हुई, इसका भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। अगर शुभंकर पूछा जाए तो प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका का मतलब है एक स्टूडेंट, लड़की है, वो अपने हाथ में कॉपी लिए है, पीछे बैग टांगे हुए है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रगणक शिक्षिका। अब देखना जनगणना आयुक्त 2011 के थे डॉक्टर सी चंद्रमौली जी। उसके बाद आदर्श वाक्य रखा गया हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या देख लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्या थी। जनसंख्या 121 करोड़ कहते हैं ना, तो लिख लेना 121 0854 977, ये थी जनगणना। देखना आदर्श वाक्य रखा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद जो 2011 की जनसंख्या रखी गई 121 करोड़ के समथिंग। ठीक, ऐसे पूछा जाए मोटा मोटा तो कितना? 121 करोड़। अब देखना 121 0854 977, ये कब है? 2011 की जनसंख्या है। अब देखना कि इसमें पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज क्या है। इसमें पुरुष और महिला का परसेंटेज, पुरुष और महिला, पुरुष का जो परसेंटेज है लिखना 51.47% जो है इसमें पुरुष हैं, और महिलाओं को जो परसेंटेज है 48.53। इसको टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। तो ये चीजें हैं। अब देखना कि महिलाओं का परसेंटेज 48.53% है, और पुरुषों का कितना है? 51.47। ये परसेंटेज है किस जनगणना के अनुसार? 2011। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 121 करोड़ जनसंख्या थी आपकी 2011 में। पुरुषों का जो परसेंटेज था 51.47%, महिलाओं का जो परसेंटेज था 48.53%। 2011 की जनगणना अब 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से क्या जनगणना को टाल दिया गया। तो अब देखना कि पुरुष की जनसंख्या तो आपने पढ़ लिया है, इतना है। जो 121 करोड़ जनसंख्या भारत की 2011 के अनुसार है, ये जनसंख्या पूरे विश्व की जान लेना। जो पूरे विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती? भारत में निवास करती है। अब देखना कि जो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष हुआ, जनसंख्या का महान विभाजक
विभाजक वर्ष। अब महान विभाजक वर्ष का मतलब है जनसंख्या हमेशा बढ़ती थी, लेकिन 1921 का जो साल था उसमें जनसंख्या घटी। अगर वर्ष पूछा जाए तो कौन सा है? 1921। महान विभाजक वर्ष 1921 में जनसंख्या घटी। कितना घटा? 0.31% जनसंख्या घटी। हमेशा जनसंख्या क्या पढ़ते थे कि दशक जो 10 वर्ष में होती है तो वो बढ़ती थी। जनगणना जब भी होगी प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में। लेकिन 1921 का जो साल था वो महान विभाजक कहलाया, क्योंकि जनसंख्या उसमें 0.31% क्या हुई? घट गई। अब और देखना आगे, ये तो घट गई, फिर एक आया 1951 का साल, 1951 का साल। अब इसमें जो जनगणना हुई थी ना 1951 में, अब इसमें देखना उसको कहते हैं लघु विभाजक। 1951 का साल, 1951 लघु विभाजक। लघु विभाजक का मतलब जनसंख्या 1951 से बढ़ना स्टार्ट की, यानी कि स्टार्ट हो गई धीरे धीरे बढ़ना। अगर पूछा जाए भारत में जनगणना जो हुई सबसे तेजी से जनसंख्या किस वर्ष बढ़ी? तेजी से जनसंख्या जो बढ़ी 1961 से 1971 तक, इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ी, तेजी से बढ़ी जनसंख्या। अब देखते जाना कि जो महान विभाजक वर्ष हुआ 1921 में हुआ 0.31% जनसंख्या घटी। उसके बाद जो लघु विभाजक हुआ 1951 में, इसमें जनसंख्या स्टार्ट हो गई धीरे धीरे बढ़ना। और सबसे तेजी से अगर जनसंख्या पूछा जाए कब बढ़ी तो 1961 से 1971 तक। नोट कर लीजिए पॉइंट। अब 2011 की जनगणना तो आप पढ़ रहे हैं, तो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें देखना कि इसमें जो शहर की जनसंख्या है, 2011 की जो जनसंख्या है, तो इसमें अगर शहरी जनसंख्या पूछा जाए, शहरी मतलब 2011 में जो शहर की जनसंख्या का परसेंटेज है 31.2% है। यानी आज भी हम लोग क्या कहते हैं कि जो ज्यादा जनसंख्या का हिस्सा है गांवों में निवास करती है। तो शहर में उस समय कितनी जनसंख्या थी? 31.2%, और जो गांव की जनसंख्या थी ग्रामीण वाली वो थी 68.8%। जो शहरी जनसंख्या 2011 के अनुसार थी कितनी थी? 31.2%, और गांव की जनसंख्या 68.8%। ये कब है? 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं। महान विभाजक में 1921 में जनसंख्या घटी 0.31%। उसके बाद 1951 का लघु विभाजक स्टार्ट हो गई जनगणना, जनसंख्या बढ़ना। नोट कर लीजिए पॉइंट। अब देखना 2011 की जो जनगणना है उसमें देखना किस प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है या अधिकतम है, किस प्रदेश में न्यूनतम है। अब अधिकतम देखेंगे हम पहले। अधिकतम 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम किस में जनसंख्या है और न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या। अगर अधिकतम जनसंख्या पूछा जाए कि जनसंख्या अधिकतम किस प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर न्यूनतम पूछा जाए तो सिक्किम में है, सिक्किम में न्यूनतम है, उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम। जनसंख्या अगर अधिकतम पूछा जाए कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में रही, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र में है। सबसे न्यूनतम में पूछा जाए तो सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम है। अब देखना कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस में है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, और सबसे कम लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में।
अब सबसे ज्यादा अगर अधिकतम जनसंख्या पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है, और सबसे अगर कम जनसंख्या पूछा जाए तो लक्षद्वीप में है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व कि जनसंख्या का घनत्व कैसे है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अगर पूरे भारत का पूछा जाए, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं पूरे भारत में। अगर एक जनघनत्व बताया जाए कि पूरे भारत में, देखो ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ज्यादातर पेपर में मिलेंगे आपको। जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब हम प्रदेश में देखेंगे, प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में जनघनत्व सबसे अधिक है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने व्यक्ति हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अधिकतम में है, अधिकतम में। अब हम न्यूनतम देख लेंगे। न्यूनतम में पूछा जाएगा तो सबसे जनघनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यानी कि जहां पर आप बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब हम केंद्र शासित प्रदेश को देख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेश में देखो जनसंख्या भी केंद्र शासित प्रदेश में कहां थी, दिल्ली। अब जनघनत्व में भी दिल्ली है। दिल्ली का जो जनघनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब हम दोबारा एक बार देख लेंगे कि अगर पूछा जाए अधिकतम जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। सबसे न्यूनतम में पूछा जाए सिक्किम मतलब कम कह रहा, वो सबसे कम है जनसंख्या में। मिजोरम दूसरे स्थान पे है। अब देखना केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, सबसे कम लक्षद्वीप में है। अब आगे और देखना कि जनघनत्व पूरे भारत का जनघनत्व अगर पूछा जाए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब और आगे बढ़ोगे तो प्रदेश में अधिकतम जनघनत्व कहाँ पे है, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। केंद्र शासित प्रदेश में हम पहुंचेंगे, दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आप लोग नोट करते रहिए जो भी नोट करने वाले पॉइंट हैं। लिंगानुपात पढ़ेंगे, वो भी पहले भारत का लिंगानुपात पढ़ेंगे। भारत का 943 महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं पूरे भारत में। अब देखना कि लिंगानुपात जो भारत का है यानी पूरे देश का है वो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। अब उसके बाद अब हम प्रदेश में पहुंचेंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। प्रदेश में पहुंचेंगे, प्रदेश यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में लिंगानुपात है, तो केरल में है। केरल में है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किस राज्य में सबसे अधिक हैं, केरल में। जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है पूरे भारत का केरल है। और सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम
न्यूनतम है हरियाणा, हरियाणा इसमें हैं 879 महिलाएं 1000 पुरुषों में। अधिकतम में केरल है, अधिकतम। लिंगानुपात अगर पूरे भारत का पूछा जाए 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। वही अगर सबसे अधिक राज्य में पूछा जाए तो केरल में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। सबसे कम अगर लिंगानुपात पूछा जाए किस राज्य का है तो हरियाणा का है 879। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में पहुंचेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी, पांडिचेरी में 1037 महिलाएं हैं, 1037 महिलाएं 1000 पुरुषों में। वहीं अगर पूछा जाए कि न्यूनतम किसमें है तो दमन व दीव, दमन व दीव, दमन व दीव में कितनी है 618। अब देखना कि जो पांडिचेरी है वहां केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा अधिकतम है 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं हैं। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। लेकिन वहीं अगर न्यूनतम में पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव है 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ये भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए 943 महिलाएं 1000 पुरुषों में। अगर प्रदेश में राज्य में पूछा जाए तो केरल में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। वहीं न्यूनतम अगर पूछा जाए हरियाणा में, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की साक्षरता। भारत की साक्षरता, भारत की साक्षरता, साक्षरता। पहली चीज भारत की साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कि आप पढ़ना लिखना जान गए, साइन कर लेते हैं। पूरे भारत का अगर साक्षरता देखा जाए तो 74.04% है, 74.04% है पूरे भारत का। अब इसमें पूछा जाए कि साक्षरता में कौन से लोग शामिल किए जाएंगे तो 7 वर्ष से अधिक के बच्चे शामिल होंगे। 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शामिल किए जाएंगे। उम्र के 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को साक्षरता में शामिल किया जाएगा। अब देखना भारत की अगर साक्षरता पूछी जाए तो 74.04% है। वहीं अगर राज्य में पूछा जाए कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक साक्षरता में क्या बताए थे आपको, केरल। साक्षरता में सबसे अधिक अगर राज्य में पूछा जाए, अधिकतम, अधिकतम में है केरल, केरल अधिकतम में है। और न्यूनतम में पूछा जाए तो न्यूनतम में बिहार है, बिहार है। सबसे अधिकतम साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। और सबसे न्यूनतम में कौन है, बिहार है। उसी तरह अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे साक्षर तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता में है। उसके बाद दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। जो दादर नगर हवेली है ये न्यूनतम साक्षरता में है। साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा होना। भारत की साक्षरता 74.04% है। और अगर 7 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हीं को साक्षरता में शामिल किया जाएगा। और अगर राज्य में पूछा जाए सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे न्यूनतम साक्षरता में बिहार है। सबसे साक्षरता में लक्षद्वीप है। और सबसे कम अगर साक्षरता में पूछा जाए दादर नगर हवेली। अब देखना पूछा जाएगा और क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है। भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कहाँ पे निवास करती है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और परसेंटेज में अगर पूछ लिया जाए तो लक्षद्वीप में है,
परसेंटेज में यानी प्रतिशत में पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति सबसे, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है तो वो राज्य होगा हमारा मध्य प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिशत में सबसे अधिक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है राज्य में, तो कौन सा है अनुसूचित जनजाति? लक्षद्वीप में। नोट कर लीजिए पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे 2021 की जनगणना। 2021 की जनगणना। अब देखना जो 2021 की जनगणना है वो हुई नहीं वास्तव में, लेकिन इसकी नियुक्ति कर दी गई थी जनगणना आयुक्त की। जनगणना आयुक्त, जो 2021 के जनगणना आयुक्त चुने गए श्री विवेक जोशी जी, श्री विवेक जोशी। अब देखना कि 2021 की जनगणना के जो आयुक्त बने श्री विवेक जोशी जी, उसके बाद देखना आगे कि जो 2021 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? श्री विवेक जोशी। अब आदर्श वाक्य देख लो, आदर्श वाक्य 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी, जन भागीदारी से जन कल्याण। अब देखना 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से उसका समय बढ़ा दिया गया। 2000 ऐसे 10 वर्ष में होती है, तो 2011 की जनगणना के बाद कब होना चाहिए था? 2021 में। जब 2021 की जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री विवेक जोशी जी। उसके बाद आदर्श वाक्य क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। पूछा जाएगा कि 2021 की जो जनगणना होने वाली थी वो अगर भारत की पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। अगर स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। इसका आदर्श वाक्य रखें कि जन भागीदारी से जन कल्याण। पहली डिजिटल जनगणना, अब इसको पूछा जाएगा पहली डिजिटल जनगणना। अगर ये 2021 में होती जनगणना तो सबसे पहली डिजिटल जनगणना कौन होती? 2021 की। तो डिजिटल कंप्यूटराइज। 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। पहली डिजिटल जनगणना 2021 की, श्री विवेक जोशी जी। लेकिन ये जनगणना हो नहीं पाई क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। जो भी पॉइंट बताए गए हैं पॉइंट नोट कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि जनगणना से हर पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 2000 जनगणना 21 वाली जो जनगणना है, अभी हम किसको पढ़ेंगे? 11 की जनगणना के अनुसार कि साक्षरता में कौन सा राज्य है, लिंगानुपात में कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश में यष्टि कहाँ निवास करती, जनघनत्व तो क्या है, उसके बाद महान विभाजक वर्ष कौन था, लघु विभाजक वर्ष कौन था। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ करने की ठान लो। पिता की कमाई पर क्या गर्व करना, कमाई अपनी हो, गर्व पिता को हो कि हमारा बेटा लायक है, कमा रहा है। इसलिए अपने घर की स्थिति को ध्यान दो, क्योंकि आपके अलावा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आप सिलेक्शन पाओगे तो सिर्फ अपनी मेहनत पर। टीचर आपको पढ़ा सकता है, गाइडेंस कर सकता है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद तो जहां हैं तहां रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आपका कर्तव्य है मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते जाना। घर की स्थिति को ध्यान देना कि कैसे गरीबी में माता पिता पढ़ा रहे हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने घर की स्थिति को देखोगे और उसके अनुसार पढ़ोगे। जो निर्माण
और प्रलय होती है वो शिक्षक की गोद में ही पलती है। शिक्षक चाहे तो प्रलय ला दे और वो चाहे तो निर्माण करा दे, क्योंकि जैसा समाज में शिक्षक आपको शिक्षा देंगे वैसे ही बच्चे तैयार होंगे। इसलिए आप लोगों को लगातार प्रयास करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब दुनिया के लोगों से अलग होकर के कार्य करोगे तभी दुनिया जानेगी। अपने पसीने की मेहनत से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी सर्द लगने लगेगा, क्योंकि संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। जय हिंद दोस्तों।